Hello students, good morning. Today we are going to start chapter number 2 of standard 10 acid base and salt. ये आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट है अभी. वर्ड्स एसिड एंड बेस जो आगे बहुत बार आ गए, लेकिन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको समझने हैं, बाद में अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हम जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम वर्ड सुनते हैं एसिड एंड बेस, so first thing comes in our mind is how to identify acid and base and what are the characteristics of these substances. We already know that acidic substances are sour in taste. जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लेमन फॉर एग्जाम्पल, तो उसका जो सोरनेस है वो ड्यू टू एसिड. डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग एसिड्स होते हैं जो हम डेली कंज्यूम करते हैं फूड एज ए फूड. फॉर एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल C3COOH का कुछ अमाउंट फूड में यूज होता है, विच इज नोन एज विनेगर. सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट. These are the basic characteristic of acid and base. But हम उसी एसिड को चेक कर सकते हैं टेस्ट से जो एडिबल हो. केमिस्ट्री में जो लेबोरेटरीज में जो एसिड्स होते हैं उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, उसको टेस्ट किया भी नहीं जाना चाहिए. सो हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस एक्सपेरिमेंटली विदाउट टेस्टिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम इंडिकेटर्स. Indicators, what is the main function of indicators? To indicate that given substance is acid or base. For example, first of all, what is indicator? So indicators are, ये definition आपको यहाँ से ही फेसबुक में लिखना स्टार्ट करना है. एसिड एंड बेस के जो बेसिक नेचर है वो मैंने पहले भेज दिए थे आपको. सो लिखना हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो एसिड्स आर sour in taste and base are bitter in taste. Now, second question is how to check that given substance is acid or base. So by using indicator we can check that given substance is acidic or basic. So what is indicator? Indicator is natural or man-made material या फिर substance, जो भी चीज आप यूज करो. Indicator is a natural or man-made material which indicate presence of acid or base. So सबसे पहले we have two words. इनिशियली ये पूरा चैप्टर एसिड एंड बेस के ऊपर फोकस रहेगा, लास्ट में सोल्ट होगा. सो आपको अभी ये दो ही कॉन्सेप्ट याद रखने, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस. एसिड हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं या फिर एडिबल थिंग्स होते हैं उसमें फील करते हैं, वो एसिड होता ही है उसमें. फॉर एग्जांपल मैंने अभी आगे बोला आपको, जैसे लेमन, टोमेटोज, तो वैसे उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एसिड के मिक्सचर्स होते हैं. उसको आइडेंटिफाई करना हो तो आपको इंडिकेटर की हेल्प लेनी होगी. अब इंडिकेटर्स कौन से? फॉर एग्जाम्पल which indicator we can use to detect the presence of acid. So first of all, basic indicator, litmus paper. Litmus paper two type के होंगे, blue litmus paper and red
लिटमस पेपर इज नेचुरल इंडिकेटर। टेक्स्ट बुक में जहां पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पे फर्स्ट पेज में नीचे बॉक्स में आपको उसका इन्फॉर्मेशन दिया है, वो आपको रीड करना है ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन टाइप का, लेकिन वो भी हम कंप्लीट करेंगे रेगुलर लेक्चर में। अभी यहाँ पे आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देखनी। व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर इज नेचुरल और मैन मेड मटेरियल विच इंडिकेट presence of acid and base। दोनों में से कोई एक अगर आपके पास हो तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग लिटमस पेपर। फर्स्ट थिंग इज लिटमस पेपर। सेकंड, ये नेचुरल इंडिकेटर है। सेकेंड इज फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन इज आर्टिफिशियल और मैन मेड इंडिकेटर। दिस इज ऑल्सो इंडिकेटर। यहां पे हम फिनोल्फ्थलीन के कुछ ड्रॉप्स यूज करेंगे, लिक्विड फॉर्म में है और ये लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर जब हम यूज करते हैं उसमें ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। सेकंड, नेचुरल इंडिकेटर भी हम यूज करेंगे, वो भी हम आगे एक्टिविटी में एक बार देखेंगे, लेकिन पहले आपको अभी के लिए इतना याद रखना है। एक और मैन मेड इंडिकेटर भी आप लिख सकते हो फिनोल्फ्थलीन को छोड़ के, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज ऑल्सो मैन मेड और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर इज ए नेचुरल और मैन मेड मटेरियल विच इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। लेट करो आपके पास कोई एक लिक्विड है, अननोन लिक्विड। तो अननोन लिक्विड को कभी भी जहां तक हमें जब तक पता ना हो तब तक टेस्ट नहीं करते हम। तो विदाउट टेस्टिंग कैसे चेक करना है उसका नेचर क्या, एसिडिक और बेसिक? सो आंसर इज बाय यूजिंग इंडिकेटर। Now what is indicator? Indicator is the substance or material which indicate the presence of acid and base. Indicator divides further into two parts, natural and synthetic or man-made. In natural indicator, we can illustrate litmus paper. Litmus paper are of the two type, blue litmus paper and red litmus paper. Man-made material में आपके लिए 10th स्टैंडर्ड के लेवल के लिए फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। अब कैसे इंडिकेटर को यूज करना है वो भी हम अभी देखते हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का कंप्लीट हुआ। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द लिटमस पेपर? एंड स्पेसिफिकली कौन से टाइप के पेपर के ऊपर एसिड एक्ट करेगा, कौन से टाइप के पेपर के ऊपर बेस एक्ट करेगा, वो हम सीखेंगे। पहले इतना आप नोट डाउन करें। Now, effect of indicators or effect of acid and base on indicator. नेचुरल इंडिकेटर में अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक लिटमस पेपर को छोड़ के एक और है टर्मरिक, लेकिन वो केमिकल यूज नहीं करते हैं। होममेड मटेरियल घर पे पाया जाता है हल्दी, तो उसका आप यूज कर सकते हो एज ए इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। वो कैसे यूज होता है वो भी टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से दिए। आपको भी मेन पॉइंट पे ले जा रहा हूं सीधा, आपको फिर बुक में यही क्वेश्चंस लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, हाउ लिटमस पेपर वर्क टू डिटेक्ट
acid and base. So we have two type of litmus paper, blue litmus paper and red litmus paper. So now if we have an unknown solution, we can use both litmus paper. अगर आपके पास कोई अननोन सॉल्यूशन है तो हम दोनों यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा लिटमस पेपर कलर चेंज करेगा. सो यहां से दो ऑप्शन क्रिएट होते हैं. इफ सॉल्यूशन इज एसिडिक, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो एसिडिक सॉल्यूशन हो, इन दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, लेकिन आपको पहले से नहीं पता था कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो हम दोनों वन बाय वन यूज करेंगे. आपको ऑटोमेटिकली प्रूफ मिलेगा कि कौन सा कलर चेंज करेगा, कौन सा कलर चेंज नहीं करेगा. When we use blue litmus paper in acidic solution, if solution is acidic, it turns blue litmus paper into red. ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. एसिडिक सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करते हैं? रेड में. एंड इफ सॉल्यूशन इज बेसिक, अगर आपके पास जो अननोन सॉल्यूशन है वो बेस हो गया, फिर सॉल्यूशन बेसिक होगा, तो ब्लू लिटमस पेपर का इफेक्ट उसके ऊपर होगा ही नहीं. लेट करो कि आपके पास कोई बेस है, उसमें उसके अंदर आपने ब्लू लिटमस पेपर ऐड कर दिया, तो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स वो सॉल्यूशन जिसके ऊपर आप ब्लू लिटमस पेपर ऐड कर रहे हो, या फिर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर आप बेस ऐड कर रहे हो, नो चेंज. तो कंपलसरी आपको रेड लिटमस पेपर यूज करना होगा. वहां से टू हो गया कि वो बेसिक सॉल्यूशन है. सो इफ सॉल्यूशन इज बेस, इट टर्न्स रेड litmus paper into blue. So ये होगी कैरेक्टरिस्टिक और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस. जब भी आपको चेक करना हो एसिडिक सब्सटेंस के लिए, तब आप ब्लू लिटमस पेपर यूज करोगे. इन शॉर्ट ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. एंड अगर आपको बेस के लिए चेक करना हो तो रेड लिटमस पेपर यूज करना है, जो ब्लू में कन्वर्ट होगा. सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. एसिड टर्न्स ब्लू इनटू रेड एंड बेस टर्न्स रेड इनटू ब्लू. तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. फिर से एक बार पूरा टॉपिक. और चैप्टर इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड एंड बेस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इनिशियल बेस के ऊपर. व्हाट आर एसिड? तो एसिड की ये जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, जो हम टेस्ट से चेक करते हैं कि एसिड्स आर, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है. एसिड आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, बीटर इन टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे यूज करते ही हम एसिड एंड बेस डेली लाइफ में. एसिड मैंने आपको बताया वैसे डेली लाइफ में बहुत सारे फ्रूट्स में यूज करते हैं. खाना बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स भी होते हैं जिसमें होते ही एसिड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड. बेस भी हम यूज करते हैं. समटाइम्स वी यूज इनो टू नलिफाई द एसिडिक कैरेक्टर इन अवर स्टमक. अगर कहीं पे ओवर ईटिंग से एसिडिटी हो जाए, एसिडिटी का मतलब ही क्या है? स्टमक में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होना, क्योंकि स्टमक HCl रिलीज करता है टू डाइजेस्ट फूड. तो ओवर ईटिंग की वजह से ये जो HCl उसका अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो जाए फॉर एग्जांपल, तो HCl की जो एसिडिक इफेक्ट है वो हमें फील होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा स्टमक में. तो इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए सामने कौन सा सब्सटेंस यूज करेंगे? बेस. सो हम वहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं.
हम वहां पे जनरली इनो लेते हैं। इनो आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक सब्सटेंस। बेसिक सब्सटेंस जब आप एसिडिक सब्सटेंस में ऐड करोगे, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। दैट मींस एसिड जो एक्स्ट्रा एसिड जनरेट हुआ था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें रिलीफ मिलेगी पेन से। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेस। स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज आपको कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक में। नीचे का जो टेबल है, नीचे जो बॉक्स है, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन अभी के लिए, वो अभी नहीं करना है। लिटमस के लिए ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कौन से एसिड और कौन से बेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। Now, one tricky question is given in textbook, second page of this chapter. Observe करना है पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से। क्या क्या दिया उसमें देखो यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल we have three test tube, three different test tube. In first test tube we have mineral water. In mineral water जो हम पीते हैं वो तो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रल के ऊपर लिटमस पेपर की इफेक्ट नहीं होती है। नाउ इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब वी हैव एसिड, लेट करो। इन थर्ड में हमारे पास बेस। अब हमें एक्चुअली ये तीनों गिवन थे, बताया नहीं था किसमें न्यूट्रल है, किसमें एसिडिक सब्सटेंस है, किसमें बेस। और आपको सिर्फ एक ही लिटमस पेपर दिया है, रेड लिटमस पेपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया हो, रेड लिटमस पेपर वर्ड है, वहां से आपको ये समझना है कि वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस के ऊपर वर्क करेगा, बेस के ऊपर, एसिड के ऊपर वर्क नहीं करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पता होगी ये तीन सब्सटेंस आपको दिए टेस्ट ट्यूब में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कौन सा है वो नहीं दिया है, तीन है वो दिए। फर्स्ट वन मिनरल वाटर, सेकंड वन एसिडिक सब्सटेंस एंड थर्ड वन इज बेसिक सब्सटेंस। कैसे चेक करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने रेड लिटमस पेपर फर्स्ट में ऐड किया, वो रेड का रेड ही रहेगा। दैट मीन्स अब ये प्रूफ नहीं कर सकते उसका कि वो न्यूट्रल वाटर या एसिड है, क्योंकि रेड लिटमस पेपर एसिड में भी रेड ही रहेगा। तो दोनों में जब हम टेस्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल 1 by 1 तो रेड ही रहेगा। दैट मीन्स उन दोनों में से हमें अभी तक आंसर नहीं मिला कौन सा न्यूट्रल है कौन सा एसिडिक है। दैट मीन्स आपको थर्ड में रेड लिटमस पेपर डीप करना पड़ेगा। जब आप थर्ड में बेस में रेड लिटमस पेपर डीप करोगे, सो बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो जब आपने ये रेड लिटमस पेपर बेस में ऐड किया तो वो कन्वर्ट होगा ब्लू लिटमस पेपर में। दैट मीन्स अब आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है। तो अगर आप वो ब्लू लिटमस पेपर इन दोनों में ऐड करोगे तो ये तो वैसे भी न्यूट्रल है, चेंज नहीं होगा, लेकिन अब इसमें चेंज होगा क्योंकि ये एसिड है। सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड वंस अगेन। सो एक ही टाइप के लिटमस पेपर से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। वंस अगेन आपके पास सिर्फ एक ही रेड लिटमस पेपर था, तीन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में तीन डिफरेंट सॉल्यूशंस गिवन थे। फर्स्ट वन इज न्यूट्रल, सेकंड एसिडिक एंड थर्ड बेस। तो सबसे पहले आप उस रेड लिटमस पेपर को बेस में डीप करोगे। बेस में जैसे ही डीप करोगे वो कन्वर्ट होगा रेड में, सॉरी रेड लिटमस पेपर था, बेस में जैसे ही डीप करोगे कन्वर्ट होगा ब्लू में। सेम ब्लू लिटमस पेपर आप डीप करोगे एसिड में, जैसे एसिड में डीप करोगे वो कन्वर्ट होगा रेड में। और दोनों में से कोई भी आप न्यूट्रल में डीप करोगे तो वो चेंज नहीं शो करेगा। दैट मीन्स वो न्यूट्रल है। सो बाय दिस मेथड वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस एंड
different type of acids and base by litmus paper. दूसरे भी इंडिकेटर्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैन-मेड इंडिकेटर जितने हैं, फिनोक्सिलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, उसका क्या चेंज होगा वो भी फर्दर टॉपिक्स में इंक्लूडेड है. सो अभी वन बाय वन चल रहे हैं. नाउ टाइप्स ऑफ एसिड एंड टाइप्स ऑफ बेस. इसका भी असाइनमेंट मैंने आपको सेंड कर दिया था. सो पहले वो टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते. एक्टिविटी में आपको ये गिवन है, बट टाइप्स ऑफ एसिड एंड टाइप्स ऑफ बेस के फॉर्म में कंप्लीटली नहीं दिया है, तो अभी पहले यहां तक कंप्लीट किया जाए, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.1. Now, activity 2.1. In that activity, question is only to identify presence of acid and base by litmus paper. Which substance is acid and which substance is base? So first of all, we will discuss about some basic definition of acid and base. Now, first theory to identify acid, which is known as Arrhenius acid base theory. आपको सिर्फ डेफिनेशन इन कुछ एग्जांपल्स याद रखने, टेक्स्ट बुक में है नहीं, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फर्दर चैप्टर के लिए. कैसे पता चला? सिर्फ हमें प्रैक्टिकली पता चलेगा लिटमस पेपर से कि एसिड एंड बेस है, बट थियोरेटिकली जब बताऊं कौन सा सब्सटेंस एसिड है, मैं फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे और आपको आइडेंटिफाई करना होगी एसिड है या बेस, तो आपको थियोरेटिकली पता होना चाहिए. According to Arrhenius, which is a scientist and who gave the theory of acid and base, according to Arrhenius, acid is a substance which release H plus ion in aqueous solution, and base is a substance which release OH minus ion in aqueous solution by ionization process. क्वेश्चन नंबर 3 आज का ये आर्हेनियस एसिड बेस थियरी. अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको समझे, पहले सबसे पहले डेफिनेशन बन सके क्या है एसिड अकॉर्डिंग टू थियरी. एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है. एंड बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच रिलीज OH माइनस आयन आल्सो इन एक्वस सॉल्यूशन बाय आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन मतलब टू फॉर्म न्यू आयंस. जिस रिएक्शन में नए आयंस डेवलप होते हैं, जनरेट होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन. जिसमें पहले से आयंस प्रेजेंट हो कोई कंपाउंड में और वो आयन स्प्लिट हो जाए तो वो आयोनाइजेशन नहीं है, वो डिसोसिएशन है. बट कोई कंपाउंड में आयंस फॉर्म नहीं लेकिन फिर भी बने ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो वो प्रोसेस है आयोनाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एग्जांपल ऑफ HCl फॉर एग्जांपल, व्हिच इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. If this hydrochloric acid dissolve in water, because in definition is given aqueous solution, so if HCl dissolve in water, water will split HCl into two parts, hydrogen and chlorine, which give H plus and Cl minus.
एंड फॉर दिस स्प्लिटिंग वाटर इज रिस्पॉन्सिबल। वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे हुआ, वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप HCl का मोलिकुलर स्ट्रक्चर अगर आप देखो, जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, 1s2 2s2 टाइप की, ऑर्बिटल टाइप की, और उसमें डॉट सिस्टम भी देखा था। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। लेकर उसको अगर हीलियम जैसा बनना हो तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा। अगर सामने क्लोरीन आता है तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन 3s2 3p5, दैट मींस उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल में और एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो अगर वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तब ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा HCl। ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब सोचो, मुझे अगर HCl को स्प्लिट करना हो तो ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा। अगर मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसको एनर्जी देनी होगी या फिर कोई फोर्स अप्लाई करना होगा यहाँ से, और वो फोर्स अप्लाई कर रहा है H2O, इसलिए यहाँ पे H2O रिक्वायर्ड है। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है। साथ में आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे, अब थोड़े थोड़े टर्म्स इनिशियल स्टेज पे याद रखने हैं। एक टर्म होगा जो चैप्टर में आएगा ही, लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब मीनिंग लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आपको डिफरेंट टाइप की नोट्स में लिखना है, और ये जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही फेसबुक में लिखना है अच्छी तरह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन बॉन्ड ऑफ, या फिर बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल में, जैसे कि यहाँ पे ये HCl मॉलिक्यूल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी की बात कर रहा हूं। फ्री एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं होती है। बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बॉन्ड के दोनों साइड एक एटम प्रेजेंट है, दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर सेम नहीं होती है। वो डिपेंड करता है एटॉमिक साइज के ऊपर। क्लोरीन की एटॉमिक साइज स्मॉलर है, वो क्यों स्मॉलर है वो भी हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे चैप्टर में पूरा। ड्यू टू स्मॉलर साइज, these electron pair will shift towards chlorine partially. So एक इलेक्ट्रॉन उसका तो था ही, बट साथ में एक और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी शिफ्ट हुआ थोड़ा सा। तो क्लोरीन गेन्स सम नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू दैट क्लोरीन possess माइनस डेल्टा। डेल्टा इज फॉर पार्शियल चार्ज। पार्शियल मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ क्लोरीन के ऊपर। जितना क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का गेन करेगा उतना ही हाइड्रोजन लूज करेगा। अच्छी तरह से समझना, यहाँ पे आयंस क्यों फॉर्म हुए उसका एक्सप्लेनेशन है ये, और ये पूरा नोट डाउन करना है। जैसे H प्लस डेल्टा हुआ, Cl माइनस डेल्टा हुआ, उस HCl को हमने डिसोल्व किया वाटर में। वाटर में डिसोल्व किया तो वाटर का भी स्ट्रक्चर हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। वाटर मतलब H2O, एक ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 एंड 2p4, तो वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये सब आपके पास नोट में पड़ा हुआ है, 9th की बुक निकालना एक बार। 2p4 मतलब 1 2 3 एंड 4, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है, शेयरेबल इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ऑक्सीजन के बारे में हम लिखना चाहिए लुईस डॉट सिस्टम से, वैसे लिख सकते हैं। Now, this oxygen will share its 2 unpaired electrons with hydrogen. हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। That means यहाँ पे 2 बॉन्ड्स फॉर्म हुए। अब यहाँ पे जो मैंने चीज लिखी है, पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड है। दोनों बॉन्ड में एक एटम कॉमन है, ऑक्सीजन।
and oxygen is the second most electronegative. First most electronegative fluorine, then oxygen, then nitrogen and then chlorine. इन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी, बट हम लेंगे नाइट्रोजन. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब फ्लोरीन कोई भी एटम हो सामने उसके पास से इलेक्ट्रॉन लेगा ही. ऑक्सीजन एक के पास से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, फ्लोरीन बाकी सभी के पास से लेगा. सो नाउ oxygen, this oxygen will attract electron from hydrogen both sides, so becomes minus delta and hydrogen becomes plus delta. So this minus delta and this plus delta will attract with each other. तो ये जो पूरा वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा. सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन, जब आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दूसरे साइड से आप अगर अरेंज करो तो ऐसे होगा. ये जो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है वो क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा सभी डायरेक्शन से. मतलब H2 मॉलिक्यूल Cl को भी अपनी साइड खींचेगा और H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को भी अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा. मतलब ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और बाद में ब्रेक होगा. जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अभी तो हाइड्रोजन उसके पीछे है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास रहेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के पास रहेगा. तो दो आयन जनरेट हो गए, एक तो Cl और एक हाइड्रोजन. चार्ज कैसे लिखेंगे? क्लोरीन इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे तो वो न्यूट्रल था. एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का उसको एक्स्ट्रा मिला है तो -1. हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो +1. सो दिस इज द वे टू फॉर्म H प्लस एंड Cl माइनस. ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सभी में यही लॉजिक लगेगा. आपको ये नोट डाउन करना है नोट के फॉर्म में अच्छी तरह से. इफ वी टेक सेकेंड एग्जाम्पल H2SO4. If we dissolve H2SO4, which is known as sulfuric acid, this is known as hydrochloric acid. So H2O4 splits into H plus and SO4 minus 2. यहाँ पे टोटल 2 हाइड्रोजन है, so 2H plus. ये हो गया एसिड के एग्जाम्पल. तो कॉमन क्या है उसमें? H प्लस रिलीज हो रहा है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव H प्लस आयन. बट ऐसे बहुत सारे एसिड है जिसमें H प्लस रिलीज ना हो. फॉर एग्जांपल जो लास्ट में लुइस से कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गए, बट वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है. अभी आपको इतना याद रखना है, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज बेस? अकॉर्डिंग टू Arrhenius, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. तो जब भी आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिखे, NaOH, KOH, COH ट्वाइस, उस टाइप के कंपाउंड में आपको OH माइनस अलग करना है. तो जैसे ही आप OH माइनस जिसकी वैलेंसी -1 है उसको अलग करोगे तो सामने जो Na बचा उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +1. क्योंकि मॉलिक्यूल पूरा न्यूट्रल होता है, जितना मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस सामने नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. सो इट स्प्लिट्स इनटू Na प्लस and OH minus. So similarly, KOH, potassium hydroxide, which is known as, so KOH में एक पार्ट है OH, which is negative part, उसकी वैलेंसी -1, तो सामने पोटेशियम क्या हो जाएगा? K plus 1. So it splits into K plus 1 and OH -1. So यहाँ पे H2O लिखना कंपल्सरी है. So this is the Arrhenius acid base theory. तो यहाँ पे क्या समझा हमने? अकॉर्डिंग टू Arrhenius acid base theory, टेक्स्ट बुक में होगा नहीं, कंपल्सरी लिखना है फेसबुक में. According to Arrhenius, acid is the substance which give or which release H plus ion. Base is the substance which release OH minus ion. But उसमें बहुत सारी limitations थी. So ये theory इतनी ज्यादा widely used नहीं हुई. Limitations कौन सी थी? एक तो H plus ion, हाइड्रोजन आयन is only प्रोटॉन. एक्चुअली क्यों प्रोटॉन? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, उसमें 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन है. और H प्लस का मतलब होता है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है. दैट मींस H प्लस के अंदर अब इलेक्ट्रॉन नहीं, ओनली बचा प्रोटॉन. और ओनली पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता है. जबकि Arrhenius ने तो यही बोला था कि एसिड H प्लस रिलीज करता है, लेकिन अगर वो स्टेबल ना हो तो वो रिलीज कैसे होगा? सो यहाँ पे जो H प्लस है वो H प्लस स्टेबल नहीं है, इज नॉट
स्टेबल। एक्चुअली ये जो H प्लस है वो डायरेक्टली H2O के साथ कंबाइन होता है। आपको मैंने 9th में बताया था टोटल 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन जहां पे शेयर हो कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो एक एटम में से दूसरे एटम में आयोनिक बॉन्ड, एंड अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पहले थे शेयरिंग के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के मिले, इट मींस ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। अब अगर कोई एटम यहाँ पे आता है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, कोई आयन फॉर एग्जांपल जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं फिर भी उसे बॉन्ड फॉर्म करना हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और ये जो बॉन्ड होगा वो होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये वैसे भी हमें आगे यूज करना ही है तो ये याद रखना कंपलसरी है। When any element complete its octet, it can donate electron pair to other ion which is electron deficient, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ना हो। सो यहाँ पे जो H प्लस है वो फ्री फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। H प्लस डायरेक्टली attached with H2O and form H3O plus ion, which is known as hydronium ion. Hydronium ion को हम लिखते हैं 3O plus 1. So this is the first limitation of Arrhenius acid base concept. Now, second limitation actually. First definition is about H plus. उसने बोला था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस रिलीज करे, बट H प्लस एक ऐसी स्पीसीज है जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती फ्री फॉर्म में और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है H3O प्लस में। तो यहाँ पे उसकी लिमिटेशन है सेकेंड NH3 which is known as ammonia। NH3 which has basic property, ammonia एक बेस है, still it not possess OH minus। According to Arrhenius, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो OH माइनस आयन रिलीज करना चाहिए एक्वस सॉल्यूशन में, बट एमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन कहीं पे भी OH माइनस, यहाँ पे उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन के फॉर्म में बिहेव कर रहा है, बट एमोनिया में आपको कहीं पे भी OH माइनस नहीं दिखेगा। तो ये भी उसकी लिमिटेशन थी, व्हाई द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया एक्ट एज बेस, उसका कोई प्रूफ आरएनएस के पास नहीं था। So first two definition, first two out of first two theory are acid base, Arrhenius acid base theory और उसकी लिमिटेशन अच्छी तरह से समझनी है। एसिड क्या है? एसिड इज अ सब्सटेंस which release H plus ion and base is a substance which release OH minus ion. For example, HCl gives H plus and Cl minus, H2SO4 gives। सिर्फ आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में स्प्लिट करना है उसको, हाइड्रोजन H plus SO4 minus 2, वैलेंसी चार्ट हमने लर्न किया ही है। NaOH स्प्लिट होगा दो पार्ट में, एक Na plus 1 and एक OH minus 1, सिमिलरली KOH। अब उसको स्प्लिट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक और एसिड का एग्जाम्पल है HNO3 which is known as नाइट्रिक एसिड। तो आपको पहले ही दो आयन्स पता ही होंगे क्योंकि वैलेंसी चार्ट में वो सब हमने लर्न किया है। एक फर्स्ट आयन है हाइड्रोजन, सेकंड आयन इज NO3। तो जैसे ही आप उसको स्प्लिट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, आपको दो चीजें लिखनी है, H एंड NO3। नाउ रिमेंबर द चार्ज ओवर H, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? +1, क्योंकि NO3 के ऊपर कौन सा है? -1। ये दोनों सामने बैलेंस होने चाहिए। So this is the story of Arrhenius acid base theory. Now, second theory is Bronsted-Lowry acid base theory. Bronsted-Lowry acid base theory we will start in our next lecture. जब तक हम सेकंड लेक्चर में उस थियरी स्टार्ट करें तब तक आपको ये अच्छी तरह से रीड करना है, फेसबुक में कॉपी करना है,
वन टाइम फेसबुक में अच्छी तरह से लिख लो, उसके बाद जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब लर्न कर लेना है। एसिड बेस थियरी सेकेंड हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ओनली फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ। सेकंड एक्टिविटी 2.1 भी हमने स्टार्ट नहीं की है, ये सिर्फ फर्स्ट पेज ही खत्म हुआ, वो अच्छी तरह से लर्न कर लो, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में।